तो आज हम लोग आईएससी क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 18 जो कि नेशनल इनकम सीरीज का पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम लोग का नेशनल इनकम वाला जो सीरीज है इसमें 3 चैप्टर है, उसका ये पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी करेंगे और एकदम इजी पोर्शन है, बट हाँ समझना होगा, समझने वाला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डायग्राम जो एकदम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? बोलो। एक कंट्री का एक महीना का मतलब एक साल का इनकम बोल सकते हैं। देखो नेशनल इनकम का मतलब होता है द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री वेदर ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री इन अ ईयर। बोला गया एक कंट्री का रेसिडेंट जितना भी सामान एक साल में बना रहा है, फाइनल गुड्स, चाहे वो कंट्री के अंदर में या कंट्री के बाहर से, वो सब का मनी वैल्यू जो है उसको हम लोग ऐड करके बोलेंगे क्या? नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम? समझ में आ रहा है? देखो इंडिया में मान लो 2023 में इंडिया में 10 केजी चावल बना, 20 केजी आटा बना, 10 पीस जूता बना, 20 पीस जो है बैग बना, 100 चश्मा बन गया। तो ये सब फाइनल गुड्स है। एक साल के अंदर कंट्री का रेसिडेंट लोग कंट्री के अंदर या बाहर से जो भी सामान प्रोड्यूस किए हैं वो सब का अगर मनी वैल्यू को तुम ऐड कर देते हो तो निकल जाएगा नेशनल इनकम। कि भाई कंट्री में इतना सामान प्रोड्यूस हुआ, इतना वैल्यू का सामान प्रोड्यूस हुआ है। कोविड में देखो कम सामान प्रोड्यूस हो रहा था, नेशनल इनकम कम हो गया। गरीब कंट्री में कम सामान बनता है, गरीब कंट्री का नेशनल इनकम कम रहता है। अमीर कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका नेशनल इनकम ज़्यादा रहता है। इसलिए देखो यूएस का नेशनल इनकम ज़्यादा क्यों? क्योंकि यूएस को लोग बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा चीज़ इस्तेमाल करते हैं। एक गरीब कंट्री ले लोगे तुम, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना, तो यहाँ पे कब पाकिस्तान हो गया, ये सब में जो है यहाँ का नेशनल इनकम कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन है नहीं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो हम इसमें एक वर्ड यूज़ किए थे कि बाबू नेशनल इनकम में ना फाइनल मनी वैल्यू ऐड होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखो गुड्स 2 तरीका होता है, इसको समझना पड़ेगा। गुड्स 2 तरीका का होता है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। नेशनल इनकम में हम क्या ऐड करते हैं? फाइनल गुड्स का मनी वैल्यू। क्या ऐड करते हैं? फाइनल गुड्स का मनी वैल्यू। इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को ऐड, सर ये फाइनल गुड्स और ये इंटरमीडिएट गुड्स ये सब क्या बोल रहे हैं आप? फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? ये सब क्या बोल रहे हैं? देखो अब एक गुड्स अगर वो डायरेक्टली कंज्यूम हो जा रहा है तो हो जाएगा वो फाइनल गुड्स, लेकिन अगर उस सामान को इस्तेमाल करके तुम कोई दूसरा सामान प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि शर्ट को डायरेक्टली हम पहनने के लिए यूज़ करेंगे, बट शर्ट बनाने में जो कपड़ा लगा है ये कपड़ा भी तो प्रोड्यूस किया होगा, लेकिन ये कपड़ा जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि कपड़ा को तुम सिर्फ लपेट थोड़ी दोगे बदन में, उससे जब शर्ट बनेगा, पैंट बनेगा, टी शर्ट बनेगा तब वो काम में आएगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे कपड़ा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन शर्ट फाइनल गुड्स। उसी तरह बाबू कुछ सामान ऐसे हैं ना जो फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क जो है दूध, उसको तुम डायरेक्टली पी लो, फाइनल गुड्स, लेकिन वो मिल्क को तुम यूज़ कर रहे हो बटर बनाने में, चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में, समझ में आ रहा है, कर्ड बनाने में, तब वो मिल्क क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक ही सामान इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज और कंजम्पशन। तो नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू को ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते। सर ऐसे भी तो पूछ सकते, सर क्यों नहीं करते, बताइए आप इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू। देखो बाबू तुम पनीर बनाए दही दूध से, ठीक है, अब देखो मिल्क से बना पनीर, तुम बोल रहे भाई मिल्क जो है 50 रुपया लीटर है, इसको ऐड करो
फिर ये जब पनीर बन गया तो मान लो आधा केजी पनीर बना है, 100 रुपया हाफ केजी का। तो तुम अगर यहाँ पे मिल्क का भी 50 रुपये ऐड करोगे, आधा केजी का पनीर है इसका भी 50 रुपये 100 रुपये ऐड करोगे, तो सेम चीज़ का तुम 2 बार वैल्यू ऐड कर दिए ना। समझ में आ रहा है बात? तुम मिल्क का भी दाम ऐड कर दे रहे हो, वही मिल्क से पनीर बन रहा है तो पनीर को भी ऐड कर दो, तब तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, नेशनल इनकम गलत हो जाएगा। तो समझ में आया बात मेरा? इस वजह से इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को हम लोग फाइनल नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ड्यू टू दी एरर ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको छोड़ के और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से, ठीक है? नेशनल इनकम हो गया, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड, डबल काउंटिंग का मतलब। अब डायरेक्टली हम लोग स्किप करेंगे कहाँ पे? अब हम लोग आएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग किस में आएंगे? सर ये क्या चीज़ है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब बता दे रहे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है, ध्यान से समझो बात को। हम तुम लोग के टीचर है, अब तुम लोग सबका मान लो अलग अलग दुकान है शहर में। तुम्हारा कपड़ा का दुकान है, तुम्हारा राशन का दुकान है, तुम्हारा जो है दवाई का दुकान है। हम तुम लोग को पढ़ाए, तुम लोग मान लो हमको 2000 रुपये महीना फीस दे रहे हो, महीना का तुम लोग हमको 2-2 रुपये करके फीस दिए, तो तुम लोग का पैसा किसके पास आ गया? मेरे पास। फिर भाई वो पैसा क्या करेंगे हम? पैसा में क्या चबा के खाएंगे या गाछ लगाएंगे? पैसा से हम कपड़ा खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, राशन खरीदेंगे, दवाई खरीदेंगे। तो मेरा पैसा वापस किसके पास चला गया? फिर हम तुम लोग को पढ़ाए, तुम लोग का पैसा किसके पास आ गया? और ये साइकिल घूमता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम पैसा हमसे कमा के तुम रख दिए, तुम भी तो आओगे पढ़ने, तुम्हारा भी तो बहुत सारा खर्चा है। तो ये सर्किल क्या होता है? बन गया। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा, जिसको भी डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है ना? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखना पड़ेगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इट मीन्स द फ्लो ऑफ इनकम, पैसा का फ्लो, इनकम का फ्लो, जो एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर में इकोनॉमी का हो रहा है, इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसा जो गोल गोल इकोनॉमी में घूम रहा है। इसीलिए देखो गवर्नमेंट जो है ना, ये बोलता है कि गोल्ड मत खरीदिए, गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए। रीज़न क्या है? गोल्ड में जो तुम इन्वेस्ट करते हो ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ब्रेक हो जाता है। अब तुम गोल्ड खरीदे थे, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, तुम 10 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, सोना खरीद के तुम रख दिया, वो पैसा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। वही 10 लाख का अगर तुम एफडी करवाते, शेयर्स खरीदते, तो पैसा मान लो तुम मेरा कंपनी में लगाए, हम तुम्हारे पैसे से बिजनेस किए, बिजनेस बढ़ा, इकोनॉमी तो ग्रो हुआ ना। समझ में आ रहा है बात? तो देखो इकोनॉमी में कितना सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, कितना सेक्टर्स है इकोनॉमी में? पहला है हाउस होल्ड। पहला सेक्टर कौन सा है इकोनॉमी में? हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड का मतलब घर में रहने वाले लोग। हाउस होल्ड जो रहता है, ये लोग ही ओनर रहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर और कैपिटल का। लैंड किसके कहाँ से आ रहा है? कोई ना कोई इंसान का होगा। लेबर कहाँ से आ रहा है? कोई ना कोई घर से आ रहा है। कैपिटल, पैसा कौन लगा रहा है? कहाँ जा रही है? कोई ना कोई पैसा लगा रहा है, ठीक है ना? तो ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर? दूसरा आते हैं बिजनेस सेक्टर और फर्म्स। हाउस होल्ड समझ में आ गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है? हाउस होल्ड। दूसरा है बिजनेस सेक्टर्स और फर्म। एक इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड रहता है, फर्म्स भी तो रहता है, बिजनेस एंटिटी भी तो रहता है, कॉरपोरेट्स भी तो रहता है। कॉरपोरेट्स लोग जो रहता है, इन लोग रहता है प्रोड्यूसर्स। ये लोग क्या रहता है? प्रोड्यूसर्स। ये लोग सामान को प्रोड्यूस करके सेल करता है हाउस होल्ड्स को, ठीक है? हाउस होल्ड का फैक्टर सर्विसेज को परचेज करता है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और हाउस होल्ड्स को
सेल करता है। थर्ड आता है गवर्नमेंट। थर्ड कौन आता है? गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट क्या करता है? बाबू गवर्नमेंट भी तो देखो, गवर्नमेंट भी एज अ कंज्यूमर काम करता है। फर्म्स जो गुड्स प्रोड्यूस करता है तो गवर्नमेंट भी तो उसको परचेज करता है ना। जैसे प्राइवेट स्कूल में बुक कॉपी का ज़रूरत है तो कोई कंपनी प्रोड्यूस किया, खरीदा, तो इस तरह गवर्नमेंट भी तो करता है। एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट एज अ प्रोडक्शन यूनिट भी काम करता है। कैसे? बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर चाहिए तो वर्कर कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा। गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में वर्कर चाहिए, कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा। तो गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर भी एक्ट करता है, एट द सेम टाइम एज अ प्रोड्यूसर भी एक्ट करता है। एंड फिर आते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ इकोनॉमिक एंटिटी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा दुनिया। क्योंकि देखो अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन वाला वर्ल्ड में जी रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन वाला वर्ल्ड में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी तो होता है। तुम कोई दूसरे कंट्री को बेचते हो, दूसरे कंट्री से सामान खरीदते भी हो। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 3 मॉडल है। कितना मॉडल है? पहला 2 सेक्टर मॉडल। पहला है 2 सेक्टर मॉडल, जो है हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। बस 2 सेक्टर में कितना सेक्टर रहेगा? 2 आदमी, हाउस होल्ड एंड दूसरा है थ्री सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन रहेगा सर? देखो हाउस होल्ड, फर्म, बिजनेस सेक्टर का मतलब फर्म एंड गवर्नमेंट। 3 सेक्टर, फर्म मतलब बिजनेस सेक्टर। फिर आता है 4 सेक्टर मॉडल। कौन आता है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जाम में ये चैप्टर से यहीं से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। तो कितना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल है? रिवीजन करते हैं। कितना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल है? 3। कौन कौन सा? 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में कौन कौन सा इकोनॉमिक एंटिटी है? हाउस होल्ड एंड फर्म। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। क्लियर हो गया पॉइंट? अभी हम बना कर दिखाएंगे। बुक में देखिए ना, देखिए बुक में समझ में नहीं आएगा, हौच पौच लगेगा। तो हम ना तुम लोग को एकदम सिंपल से डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स दे देंगे डायग्राम के ऊपर, खत्म चैप्टर। तुम लोग को अभी क्या करना है ना, डायग्राम समझना है। डायग्राम समझिए ना, अपने से भी बना के लिख सकते हो। और नोट्स तो फिर हम दे ही नहीं, PDF तो तुम लोग को है ही, तुम लोग को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर तीनों करेंगे। लेकिन हाँ, जिसको पहले तुमको 2 सेक्टर समझना होगा। क्या हुआ? के लिए सर का क्वेश्चन ज्वाइन करें। कौन? जो आपका यूट्यूब में वीडियो बोल दीजिए भाई को नोट्स के लिए ट्यूशन ज्वाइन करें। यार है ना, यार है ना। हाँ सर। 2 सेक्टर मॉडल। बाबू 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन रहता है? फर्म और हाउस होल्ड, ये 2 रहता है। चलो यहां हम लोग लेते हैं हाउस होल्ड, इसको हम लोग ले लिए हाउस होल्ड, और यहां पे हम लोग ले लिए फर्म। फर्म और हाउस होल्ड, ठीक है ना।
ये कवर नहीं हो जा रहा है तो यहाँ पर परछाई, नहीं सर। ठीक है ठीक है। तो हाउस होल्ड और फर्म, टू सेक्टर मॉडल बना रहे हैं हम लोग। अब टू सेक्टर मॉडल में सर कैसे समझ में आएगा, क्या करना है? देखो, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर एसेट्रा, ठीक है ना। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर फ्री में दे रहा है क्या हाउस होल्ड? बोलेगा लो आराम बिंदास यूज करो, पैसा लेगा ना बदले में। तो फर्म क्या देगा? ध्यान से समझ लो बात को। तो ब्लू कलर का मार्कर है, बोलो तो सर मांग रही है, और एक तो ब्लैक दे दे, तो ब्लू वाला मार्कर दे दी तो भाई मांग रहे, ठीक है ना। हम सर फिनिश गुड्स देगा। नहीं, इसके बदले में क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज जो फर्म को मिला है, ध्यान से समझ लो मेरा बात को। अब तुम अपना लेबर दिए, हमको जमीन दिए काम करने के, बदले में तुम कुछ लोगे नहीं। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड किया, तो फर्म को फ्री में दे दिया है। पैसा लेगा, फर्म उस क्या देगा? रेंट देगा और वेजेस दे, एग्जैक्टली। तो फर्म क्या पे करेगा? फर्म करेगा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। फर्म क्या करेगा? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, चाहे वो रेंट दे या वो वेजेस दे। समझ में आया बात? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? इन द टू सेक्टर मॉडल, हाउसहोल्ड एंड फर्म आर टू डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज. Household supply factor services to the firms in the form of land, labor, and firms make payments on behalf of these factor services in the form of rent or wages. पहला पॉइंट ठीक है. अब देखो उसी तरह फर्म भी तो कुछ देगा हाउसहोल्ड को. फर्म क्या देगा? फर्म क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज बना के देगा. क्या देगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म क्या देगा हाउसहोल्ड को? गुड्स एंड फ्री में ऐसा. सब अंबानी थोड़ी है, बोलो यहाँ होगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. समझ में आया बात? हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज बना के दिया फर्म, हाउसहोल्ड उसके बदले में पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का. ये है टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. विदाउट, अगर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ हो बोले तो क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से समझो. हाउसहोल्ड जितना पैसा कमाता है पूरा खर्च कर देता है, उसमें से कुछ पैसा क्या करता है? बहुत अच्छा, अपना सेविंग्स करेगा. सेविंग्स को कहाँ डालेगा? सेविंग्स को कहाँ डालेगा? बैंक में. तो हाउसहोल्ड का कुछ सेविंग्स रहता है जो वो डालता है बैंक में, जो कि है कैपिटल मार्केट, है ना. कहाँ डालता है? बैंक. वो पैसा को क्या करेगा? बैंक क्या करेगा उस पैसा को? यस, बैंक क्या करेगा? फर्म में इन्वेस्ट कर देगा. क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो हौच पौच लग रहा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से समझोगे तो हौच पौच
नहीं लगेगा, है ना। एक एक चीज़ को अगर हम लोग किए, इसीलिए देखो टाइम ले लेके किए। तो ये जो सेविंग्स कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में, इसी को बोला जाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है पैसा को इंजेक्ट किया है मार्केट में, कैपिटल मार्केट में पैसा को इंट्रोड्यूस किया है। इंजेक्शन क्या, तो कुछ डाला जाता है ना, बॉडी में कुछ डाला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे सेविंग्स को इंजेक्ट किया गया है। कहाँ पे इंजेक्ट किया गया? कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट से वो पैसा लीक होके निकल जाता है फर्म के पास। लीकेज, लीकेज मतलब कुछ निकलना, फ्लो हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं लीकेज। किसको किसको डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, बोलो। समझ में आ रहा है? तो पूरा क्लियर। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं हम टू सेक्टर मॉडल को। ये है परफेक्ट टू सेक्टर मॉडल एकदम। टू सेक्टर मॉडल में दो इकोनॉमिक एंटिटी रहता है, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल के फॉर्म में। फर्म उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट करता है रेंट एंड वेजेस के फॉर्म में। उसी तरह फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर सप्लाई करता है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट देता है, पैसा देता है। उसी तरह हाउस होल्ड का जो सेविंग्स रहता है, बचत रहता है, कुछ पार्ट इनकम का, उसको वो इंजेक्ट कर देता है, रख देता है, इंट्रोड्यूस कर देता है कैपिटल मार्केट में। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में। समझ आ रहा है? तो टू सेक्टर मॉडल समझ में आ गया होगा, होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में। थ्री सेक्टर मॉडल में एक चीज और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट। क्या आ जाएगा? नजर आ रहा है? ऊपर चले जा रहे हैं ये, ठीक है, क्लियर। टू सेक्टर मॉडल में ये लोग दोनों है, थ्री सेक्टर मॉडल में आ गया गवर्नमेंट। कौन एक और इंट्रोड्यूस हो जाएगा? तो टू सेक्टर मॉडल में किसी को कोई डाउट नहीं, होपफुली। चलो अब देखो, ये तो जहां है वहां तक रहेगा ही रहेगा। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या पे करता है बोलो तो? टैक्सेस। क्या पे करता है? फर्म गवर्नमेंट को क्या पे करता है? क्या पे करता है? थ्री सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी आ गया ना। तो हाउस होल्ड हो या फर्म हो, दोनों ही गवर्नमेंट को क्या पे करता है? दोनों के पास से गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है? गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या पे करता है? बोलो। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या पे करेगा? क्या पेमेंट करेगा? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि भाई गवर्नमेंट वर्कर्स लोग भी तो हाउस होल्ड से ही आ रहे हैं ना। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो क्या होगा? एक होगा फैक्टर पेमेंट्स, दोनों में से एक लिखे तो चलेगा? नहीं, दोनों लिखना होगा बाबू। फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट। देखो, फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या है? फैक्टर पेमेंट्स का मतलब होता है कि लेबर, वर्कर्स एंड ऑल जो काम किया है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको क्या दे रहे हो तुम? सैलरीज दे रहे हो और वेजेस दे रहे हो। और नेक्स्ट आता है ट्रांसफर पेमेंट्स। सर ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब होता है यूनिलैटरल पेमेंट्स जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को कर रहा है, बदले में गवर्नमेंट को कुछ फायदा उससे नहीं हो रहा है। जैसे कि तुमको स्कॉलरशिप दिया, पेंशन दे रहा है, ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, अलग अलग योजना में ना, भी लक्ष्मी भंडार में, लक्ष्मी भंडार में 500 रुपया करके मिल रहा है। ये सब क्या है? ये सब है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स है। ठीक है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट जो है फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर पॉइंट? अब देखो, उसी तरह फर्म भी तो टैक्सेस पे करता है। तो गवर्नमेंट फर्म को क्या दे रहा है इसके बदले में? गवर्नमेंट फर्म को क्या दे रहा है? गवर्नमेंट परचेज
एंड सब्सिडीज। देखो गवर्नमेंट तो फर्म से भी कुछ ना कुछ तो खरीदता होगा ना भाई, उसके बदले में पेमेंट कर रहा है। जिस तरह से पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड करता है, उस तरह से पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फर्म भी करेगा, फर्म को भी करेगा गवर्नमेंट। और साथ ही साथ आता है सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब तुम लोग सबको पता है, गवर्नमेंट जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है फर्म को। सब्सिडी जो गैस सिलेंडर में लोग सब सुने भाई, सिलेंडर का दाम है मान लो 1000 रुपया, तुम पे किए 1000 रुपया, गवर्नमेंट बोला 200 रुपया हम अपने पास से दे देंगे, तो तुम्हारा नेट कितना लगा 800। सेलर के पास कितना गया 1000, 200 कौन दिया गवर्नमेंट। तो सब्सिडी से किसका फायदा होता है फर्म का। क्लियर हुआ पॉइंट। ये था हम लोग का 2 सेक्टर मॉडल के बाद 3 सेक्टर मॉडल। अब आते हैं लास्ट 4 सेक्टर, जहां पे आ जाता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। देखना ना एंड में एकदम पूरा लगेगा कि कोई बच्चा जो है इंक पी के कुल्ली करके चले गया, ठीक है। देखो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से हाउस होल्ड में क्या आएगा, फॉरेन रेमिटेंस। क्या आएगा, फॉरेन रेमिटेंस। सर क्या मतलब है इसका, फॉरेन रेमिटेंसेस का। मेरा कोई भी मान लो फैमिली मेंबर दुबई में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, यूएस में काम कर रहा है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, तो वो लोग हम लोग को पैसा नहीं भेजेगा, पैसा भेजेगा ना। उसी तरह अगर मान लो हम लोग कोई सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं, एप्पल का बहुत लेटेस्ट मॉडल आया है, यूएस से उसको मंगवा दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। तो हम लोग रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को जो इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट देते हैं, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से हम लोग को आता है रेमिटेंस, चाहे हम लोग का घर वाला लोग करे कुछ या फॉरेन गवर्नमेंट कुछ करता है। क्लियर हुआ पॉइंट। उसी तरह फर्म से और हाउस होल्ड का इसका क्या लेना देना, देखो हाँ, फर्म अपना फिनिश गुड्स अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उसको मिलेगा पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। क्या मिलेगा, पेमेंट फॉर। अगर वो कोई सामान मंगवाता है तो उसको देना है पेमेंट फॉर। समझ में आ रहा, फर्म क्या होगा, फर्म या तो सामान कुछ मंगवाएगा या तो कुछ बेचेगा। अगर मंगवा रहा है तो पेमेंट करेगा इंपोर्ट का। अच्छा एरो आगे पीछे हो गया, सॉरी। ठीक है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड अगर हम कुछ एक्सपोर्ट किया तो हमको पेमेंट देगा, हम कुछ इंपोर्ट किया तो हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को पेमेंट देंगे। ये देख रहे हो, ये जो एरो लाइन नज़र आ रहा है, हम जब 12 में थे ना समझ में चाहते रहे क्या हुआ है, फिर धीरे धीरे कर पाए 2 सेक्टर मॉडल समझे विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के साथ समझे, फिर 3 सेक्टर मॉडल समझे, फिर 4 सेक्टर समझे, बोले कि हाँ क्लियर हो गया, समझ में आया बात। तो ये है हाँ, पहले तुमको लेकिन हाँ जगह रख के बनाना है, समझ में आ रहा, ऊपर नीचे बीच में 2 सेक्टर बनाने बीच में, उसके बाद 3 फिर 4। क्लियर हुआ पॉइंट। एग्जाम में मैक्स टू मैक्स यही आएगा, 4 सेक्टर मॉडल आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। हम लोग का ये चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट, नोट्स तुम लोग को ड्राइव में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।